बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के 8वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम में हमने इंटीजर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल की इम्प्लीमेंटेशन की थी। उसमें हमने इफ़ वगैरह का भी यूज़ किया था, यानी इफ़ को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया था कि हमने उससे रिज़ल्ट और ग्रेड जो है वो कैलकुलेट किया था। और उसके अलावा भी हमने ये ऑब्टेन, एवरेज और ये सभी काम हमने लास्ट टाइम किए थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने एक से ज़्यादा इफ़ लगाना सीखना है, जिसे नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। नेस्टेड इफ़ लगाने की ज़रूरत कब पेश आती है? देखिए, आपने कल इफ़ लगाया था ग्रेड पे, तो आपने कितने ग्रेड्स कैलकुलेट किए थे? सिर्फ 2 ग्रेड कैलकुलेट किए थे, ए और बी। लेकिन ग्रेड तो एक से ज़्यादा भी होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, ए बी सी डी ई एफ तक ग्रेड होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इफ़ लगाते हैं। तो एक से ज़्यादा इफ़ लगाने को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, कि सारे इफ़ जो आप लगाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह नेस्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, घोंसला, तो इस तरह से ये इफ़ जो हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो लास्ट टाइम इफ़ लगाए थे किस तरह लगाए थे। कि जी, अगर एक हमने रिज़ल्ट पे लगाया था कि अगर एवरेज मार्क्स 33 से ज़्यादा हों तो रिज़ल्ट हो जाए पास, वरना रिज़ल्ट हो जाए फेल। और एक लगाया था हमने कि अगर एवरेज मार्क्स 80 से ज़्यादा हों तो ग्रेड हो जाए A+, वरना ग्रेड हो जाए B। और मेरे ख्याल से रिज़ल्ट तो सिर्फ 2 ही होते हैं, पास और फेल। इसके अलावा इफ़ लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और रिज़ल्ट हो तो आप इफ़ लगा भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रेड जो है वो एक से इनसे और भी होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं। तो आप इसके अलावा आपको और इफ़ लगाने पड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ही इफ़ लगाया है, यहाँ पर कुछ और इफ़ यहाँ पे लगाते हैं। और इसके अलावा इफ़ कहाँ पे लगाएंगे, ये एल्स और इफ़ के दरमियान में लगाएंगे। ये इफ़ हो गया और ये एल्स हो गया, ये तो एंड इफ़ है ना, इफ़ को बंद करने के लिए आपने इस इफ़ और इस एल्स के दरमियान में आपने लगाना है। चलें, एक आसानी के लिए इसको फ़िलहाल हम मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। इफ़ आपने पहले लिखा कि जी अगर मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा हों तो ग्रेड मिले A+। यहाँ पे एक और लिख दें कि जी एल्स इफ़, पहले तो हम लिखते हैं ना एल्स, अब लिख लें एल्स इफ़ कि जी अगर एवरेज मार्क्स हो जाएं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, देन जो रिज़ल्ट है, जो ग्रेड है वो बराबर हो जाए B के। और ग्रेड निकला है हमारे पास, एक और निकालना चाहते हैं, फिर लिख लें एल्स इफ़ अब जो एवरेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 50 के, चलें 60 के, तो देन हो क्या करना है जी, ग्रेड जो है वो बराबर हो जाए C के। ये तो टेक्स्ट है ना, इसलिए मैं उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। ये वेरिएबल नहीं है C ABC, ये वेरिएबल नहीं है, ये टेक्स्ट है जो हम ग्रेड नाम के वेरिएबल में जो हम टेक्स्ट डाल रहे हैं। ठीक है जी। और मैंने कहा कि जी इसके अलावा और लिख देते हैं एल्स इफ़, और जी अगर एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 50 के, देन ग्रेड जो है वो मिले C के बाद D। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट से काम चला देता हूँ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, पेस्ट करें और यहाँ लिख दें कि जी अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा हैं या बराबर हैं तो ग्रेड मिले E। अब लास्ट में आपने वो एल्स लगाना है जो हमने मिटा दिया था। एल्स अगर इन सब के अलावा कोई और सूरत हाल हो कि जी ना तो मार्क्स 80 से ज़्यादा है, ना 70 से ज़्यादा है, ना 60, 50, ना 40 से भी ज़्यादा नहीं है, इनसे कम है या कुछ और सिचुएशन है, एल्स यानी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो, तो ग्रेड जो है वो बराबर हो जाए F के। जस्ट एग्जांपल। और लास्ट में एंड इफ़ के जी इफ़ को बंद करें। अब हमने ये कोड सारा लिख लिया, इसको अगर आप नोट करना चाहें अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और इसके बाद मैं इसे बंद करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब जल्दी से मैं इसमें अपना नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जी रोल नंबर, और यहाँ पे क्लास, देन इंग्लिश में मार्क्स, मैथ के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, देन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा उसने आपको आपके मार्क्स दिखाए 150, एवरेज 50, और रिज़ल्ट जो है आपको पहले पास था, अब उसने ग्रेड D दिखा रहा है आपको, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर ऑब्टेन मार्क्स आपके 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो ग्रेड आपको D दिखाए, इसलिए उसने D ग्रेड दिखा दिया। इस तरह हम मल्टीपल ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। इसे नेस्टेड इफ़ लगाना बोलते हैं। आप ये कोड याद कर लें, और इस तरह से हम जितने भी एल्स लगाना चाहें
मैंने आपको बताया था कि जी एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने काम किया हो तो उसमें 6 इफ़ लग सकते हैं सिर्फ, सातवां जो है आपका एल्स होता है, ये जो एल्स है। और जो विजुअल बेसिक है इसमें आप अनलिमिटेड इफ़ लगा सकते हैं, जितने इफ़ लगाना चाहें लगा सकते। पहले आप इफ़ लगाएं, उसके बाद एल्स इफ जितने लगाना चाहें लगा लें, उसके बाद आखिर में एल्स लिखें और जान छुड़ा दें इस तरह से। तो एक और का भी आपको फ़ायदा है एंड इफ लिखने का, कि जी आपने अगर एक्सेल में काम किया हो तो एक्सेल में क्या करते थे हम कि जितने इफ़ आपने लगाए हों आखिर में उतनी ब्रैकेट्स क्लोज करनी पड़ती थी, कि जी 5 इफ़ लगाए हैं, पहले 5 ब्रैकेट्स क्लोज करें, फिर जो है ना आपका ये फार्मूला लगेगा, वरना एरर आ जाएगा। वीबी में ऐसा कुछ नहीं है। वीबी में जनाब आप 500 इफ़ लगा दें, उसके बाद आखिर में एंड इफ लिख कर काम ख़त्म। इस तरह नहीं है कि जी आपने वो गिनने बैठ जाएं कितने इफ़ लगे हैं फिर उतनी ब्रैकेट्स क्लोज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे 2000 इफ़ लगा दें, इसमें विजुअल बेसिक में अनलिमिटेड इफ़ लग सकते हैं, 1000, 2000, 5000 जितने लगा लें। आपने 2000 इफ़ लगाए, उसके बाद आखिर में एंड इफ लिख कर काम तमाम, बस दैट्स ऑल, कि जी आपने एंड इफ लिख दिया और इफ़ बंद हो गया। आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली नेस्टेड इफ़ की, और मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़ कि आप इसमें जितने जी चाहे आप इफ़ लगा सकते हैं, जितनी चाहे स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें और इस पे जो है ना अपनी अच्छी ग्रिप बनाएं इस पे। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह विजुअल बेसिक में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ही आम है, हम उन्हें नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं बेसिकली 5 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये सबसे पहले प्लस का साइन जो कि एडिशन के लिए यूज़ होता है, देन माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का साइन ये स्टार का साइन होता है, क्योंकि कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का कोई और साइन नहीं होता, ये हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट में डिवीजन। उसके बाद जो आपको परसेंट का साइन नज़र आ रहा है, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये हम आमतौर पे अपने प्रोग्रामिंग में कोई भी इक्वेशन लिखते हुए हम इनको यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए नए नहीं है, हम इनको यूज़ कर चुके हैं। मॉड्यूलस के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर किसी इक्वेशन में आपके पास इकट्ठे कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो विजुअल बेसिक में कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन या प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। देखिए, विजुअल बेसिक में अगर आपने कोई इक्वेशन लिखी, बता दिया कि जी a बराबर है b डिवाइडेड बाय समथिंग, उससे आपने बहुत बड़ी सी इक्वेशन लिख दी, तो उसमें सबसे पहले विजुअल बेसिक सॉल्व करेगी पैरेंथेसिस को। ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये सबसे पहले स्टेप पे विजुअल बेसिक ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगी, पैरेंथेसिस को, और देन उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस, ये तीनों ऑपरेटर से जहां मिलेंगे उसके बाद इनको सॉल्व करेगी, और सबसे आखिर में प्लस और माइनस को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, देन कौन सा, और देन आखिर में कौन सा। ये थोड़ा सा हमारा थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर है आज का, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये आपके थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनके बारे में कुछ खास मुश्किल नहीं है ये समझना इनके बारे में। चलें नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल जिनका कर चुके हैं, तो जस्ट आपको बताना है। इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर भी चुके हैं पहले। कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट है ये लेस देन ग्रेटर देन, और देन लेस देन और इक्वल टू, यानी दोनों हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और देन इक्वल टू, और लास्ट में नॉट इक्वल। तो ये आपके पास 6 ऑपरेटर होते हैं। नॉट इक्वल का साइन शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, क्योंकि देखें कीबोर्ड पे आपको नॉट इक्वल का साइन जिस तरह आप मैथ में यूज करते हैं कि जी वो इज इक्वल टू लिख के उसके ऊपर आप क्रॉस लगा देते हैं, तो ऐसा साइन आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेगा।
تو اس کے لیے آپ ناٹ ایکول کے لیے یہ سائن یوز کرتے ہیں ویژول بیسک میں، ناٹ ایکول کا. آئی تھنک کہ یہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، آپ ان کی پریکٹس جو ہے وہ کر چکے ہیں. کہ اچھا ان کو یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جہاں آپ ڈیسیجن کرتے ہیں. آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں، لوپس کے اندر ان کو یوز کرتے ہیں، جو آپ نے وائل لوپ کا یوز کرتے ہیں. اس طرح سے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ جو ہے کمپیریزن آپریٹر آپ کے ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹمنٹ میں عام طور پہ زیادہ یوز ہوتے ہیں. ایچ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ یہ یوز کرتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد جو آپریٹر ہیں وہ ہے آپ کا لاجیکل آپریٹر. کافی امپورٹنٹ ہے یہ لاجیکل آپریٹر کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا تھا. ارتھمیٹک آپریٹر اور ریلیشنل آپریٹر یا کمپیریزن آپریٹر جو ہیں وہ آپ کے لیے تو آسانی ہوتی ہے. لاجیکل آپریٹر کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آسانی سے انہیں جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. لیکن لاجیکل آپریٹر جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. فرسٹ میں اینڈ، سیکنڈ میں اور تھرڈ میں ناٹ. اینڈ کا مطلب اردو میں اور یہ جو سیکنڈ آپریٹر ہے ہمارا اور، انگلش والا اور، اردو والا نہیں انگلش والا اور، او آر. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو جانتے ہیں کہ یا، اور ناٹ کا مطلب نہیں. تو ان کا یوز بھی ان سے ملتا جلتا ہی ہے. تو آج ہم جس آپریٹر کی پریکٹس کریں گے وہ ہے اینڈ آپریٹر. ویژول بیسک اوپن کرتا ہوں میں. اینڈ آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. میں فارم کی کچھ سیٹنگ کر لیتا ہوں، یہاں سے اس کی فارمیٹنگ تھوڑی سی کر لیتا ہوں. ایک لیبل بناتا ہوں یہاں پہ میں. ریزلٹ کا فونٹ وغیرہ میں چینج کر لیتا ہوں. اچھا آپ کو چلیں میرے ہاتھ میں ایک پراپرٹی کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں. یہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے آٹو سائز کی. اگر اس کو ٹرو کر دیں تو آپ کا لیبل کا جو ہے وہ سائز آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، دیکھیے گا. لیکن میں اسے یوز کرنا پریفر نہیں کرتا. ہم مینولی جو ہے وہ سائز زیادہ بہتر انداز سے سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی اگر آپ کو یوز کرنا پڑ جائے تو یہ آٹو سائز کی پراپرٹی ہوتی ہے. ایک چیز دکھاتا ہوں کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے ایک لیبل لیا، اس میں کچھ ٹیکسٹ لکھا. اب لیبل تھوڑا سا ایسے ہی کافی بڑا ہے، اس میں ٹیکسٹ کم لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کے لیے یہاں سے آپ پراپرٹی آٹو ٹیکسٹ شروع کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گا. اب آپ کچھ اور لکھ لیں تو وہ آٹومیٹکلی اس سے ایڈجسٹ کر لے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ٹیکسٹ کم کرتے ہیں تو بھی آٹومیٹکلی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن میں اس پراپرٹی کو یوز کرنا پریفر نہیں کرتا، اس میں فالس ہی رکھتا ہوں. خود سے ہم چیک کرتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک فارم کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں جلدی سے. اچھا جی، ایک اور لیبل یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں. اس میں ہم مثال کے طور پہ 3 مضمون ہم لے لیتے ہیں. ان کی جو ہے ہم سپلی کیلکولیٹ کرنے کی شیٹ بناتے ہیں. فرسٹ میں انگلش، کو میں کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں. یہ انگلش کا ہو گیا. سیکنڈ میں کر لیتا ہوں میتھ، اور تھرڈ میں کمپیوٹر. 3 سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس. ان کے سامنے اسی کے حساب سے ٹیکسٹ باکس لے لیتے ہیں جس میں ہم ان کے مارکس انٹر کریں گے. یہ ٹیکسٹ باکس ہے، یہ بھی میں کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں. اچھا ان کے نام میں چینج کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. اس ٹیکسٹ باکس میں انگلش کے مارکس انٹر کروں گا تو اس کا نام میں رکھتا ہوں TXTENG، TXT انگلش. اور یہ میتھ والے کا نام میں رکھتا ہوں TXTMATS، میتھ. اس کا نام رکھتے ہیں TXT، اور COMPUTER، کمپیوٹر.
लास्ट में हम यहाँ पे एक और लेबल बना लेते हैं, उसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो शो होगा इस लेवल में। ये जो लेवल है इसमें आपको रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट का शो होगा। इसका नाम मैं चलिए चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ LBL रिजल्ट, क्योंकि काम मैंने इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस में करना है और रिजल्ट के लेबल में। बाकी मैंने नाम नहीं चेंज किए, सभी का नाम चेंज करना ज़रूरी भी नहीं है, जिनके साथ आपने काम करना है सिर्फ उन्हीं का नाम आप चेंज करें। एक बटन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रेस बटन, जस्ट ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इस बटन के कोड व्यू में चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन भी करते हैं और फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। dim eng एज इंटीजर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वेरिएबल नई लाइन में बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यूँ कर सकते हैं dim eng कॉमा और जनाब नेट फिर कॉमा और कंप्यूटर एज इंटीजर। ये आपने एक लाइन में 3 वेरिएबल इकट्ठे डिक्लेयर कर दिए, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर एज इंटीजर। फिर जनाब बताना है कि जी एक और वेरिएबल dim रिजल्ट एज स्ट्रिंग। रिजल्ट में आप टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग ले रहे हैं हम, और यहाँ पे आप बता दें कि जो इंग्लिश है वो किसके बराबर है, txt डॉट टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का, और मैथ किसके बराबर है, txt मैथ डॉट टेक्स्ट, और सेम ऐसे ही कंप्यूटर किसके बराबर है जनाब, txt कंप्यूटर डॉट टेक्स्ट। ये हम टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम पहले से दे चुके हैं। अब हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। रिजल्ट जो है हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, आज का जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम सप्ली का रिजल्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने पहले एक रिजल्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में क्या होगा कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं और बाकियों में फेल हैं, या कि कुछ में फेल हैं और कुछ में पास हैं, तो आपको सब में फेल नहीं करेगा, बल्कि आप जिस सब्जेक्ट में फेल हैं वो आपको सप्ली का फिर उसी का नाम आपको रिजल्ट में शो कराएगा। हाँ, आप अगर तीनों मजमून में फेल हैं तब आपको फुल जो है वो फेल लिखा हुआ देगा। प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था रिजल्ट कैलकुलेट करने का, उसमें हमने रिजल्ट एवरेज मार्क्स की बेस पे लिया था कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स 33 हैं तो उसे पास करने वरना फेल करें। हालांकि ये रूल तो नहीं बनता, अगर एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसकी जो है एवरेज वो 70 से भी ज़्यादा बनती है, और दूसरे सब्जेक्ट में वो बिल्कुल फेल है लेकिन एवरेज उसकी अच्छी बन गई है, तो उसे पास कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में उसके 33 से ज़्यादा मार्क्स हों तब वो पास हो, हर में। अगर इंग्लिश में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मैथ में भी, कंप्यूटर में भी, तब जो है उसका वो तीनों में वो पास हो। तो इसके लिए हमें जो है वो एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आज हमने पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है वो है एंड, वो यूज़ करते हैं। अब इस स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। इफ अगर इंग्लिश जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो, लेट्स से हम पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे 33 लिख रहे हैं कि इंग्लिश में 33 मार्क्स हो तो पास हो। इफ इंग्लिश इज ग्रेटर देन 33 एंड, अब एंड ऑपरेटर आ गया आपका, और मैथ जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो। अब देखें, एंड लगा के आप इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं।
एंड ऑपरेटर यूज करते हुए आप इफ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, और जब वो सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तब आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। कंफ्यूज? इसकी वजह अभी मैं करता हूँ। मैंने कहा कि इंग्लिश जो है वो 33 से ज़्यादा उसमें मार्क्स हो, मैथ में भी आपके 33 या 33 से ज़्यादा मार्क्स हो। एक और एंड लिख के हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर है उसमें भी आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 मार्क्स हों, तीनों कंडीशन। देन अब एंड लगा दिया हमने। अब जब तक तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी हमारा जो है वो स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होंगी। अब तीनों स्टेटमेंट्स कब ट्रू होंगी? जब आपकी इंग्लिश में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स हो, मैथ में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स हो, और कंप्यूटर में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स हो। देन क्या करना है? देन जो आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट नाम का आपने वेरिएबल लिया था, वो बराबर हो जाए PASS पास, क्योंकि तब आपने स्टूडेंट को पास कर देना है। ये एक कंडीशन आपने बना दी। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और लिखते हैं यहाँ पे, एल्स अगर इंग्लिश में आपके लेस देन 33 मार्क्स यानी 33 से कम है, और मैथ में भी 33 से कम है, और कंप्यूटर में भी 33 से कम है, तो देन रिजल्ट जो है वो बराबर हो जाएगा फेल, क्योंकि इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं किसी एक सब्जेक्ट में वो पास हो और किसी एक में फेल हो, तो क्या होगा? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीन सब्जेक्ट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में पास हो सकता है, कितने में फेल हो सकता है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का छोटा सा मैं एक रूल आपको बता देता हूँ। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं और उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है 2 रेज टू द पावर n। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे n किसके बराबर है? हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 and again multiply with 2 equal to 8। इसका मतलब ये कि हमें 8 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि हमें 3 सब्जेक्ट्स की सप्ली का जो है वो रिजल्ट शीट बनाने के लिए हमें 8 इफ लगाने पड़ेंगे, 8 इफ स्टेटमेंट्स हमें यूज करना पड़ेंगी। तो अब हम चलते हैं वापस अपने विजुअल बेसिक में, और वहाँ चल के देखते हैं हमने कितनी स्टेटमेंट्स लगा दी हैं और कितनी हमें लगाना बाकी हैं। ये देखिए, आपने एक इफ लगाया कि वो सारे पास हों, एक और इफ लगाया कि वो सारे फेल हों तो फेल रिजल्ट। अब इसी तरह से हमें टोटल 8 इफ लगाने पड़ेंगे, यानी अब ये 2 हमने लगा लिए, 8 लगाने पड़ेंगे टोटल 2, ये इसका मतलब 6 और लगाना पड़ेंगे हमें, 6 और। तो तीसरा इफ में स्टार्ट करता हूँ एल्स इफ। अब क्या हो जनाब? इंग्लिश जो है वो लेस देन 33 हो, यानी इंग्लिश फेल हो, और मैथ जो है वो पास हो। मैथ जो है वो ग्रेटर देन 33 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, मैथ पास हो, और जो कंप्यूटर है वो भी पास हो। यानी पहला सब्जेक्ट फेल है, इंग्लिश फेल है, बाकी दोनों पास हैं। तो क्या होगा? तो रिजल्ट में जैसा कि आप देखते हैं बोर्ड के पेपर्स में या यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ जाता है। एक स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ जाता है। लेट्स से अगर वो मैथ में फेल है तो ओवरऑल फेल नहीं होता, जस्ट रिजल्ट में मैथ लिखा होता है, तो आप यहाँ लिख दें। अब रिजल्ट में जो है वो इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा, ENG। तो इंग्लिश में आपकी जो है वो सप्ली है। पूरा नाम लिखना चाहें पूरा लिख लें, इंग्लिश। ठीक है जी, 2 इफ लग गए आपके, सॉरी 3 इफ लग गए। चौथे इफ में हम कहते हैं कि अगर इंग्लिश जो है वो पास है, इंग्लिश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, लेकिन मैथ फेल है आपका, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो फेल है, और कंप्यूटर जो है वो पास है, यानी पहला पास है, दूसरा फेल है, तीसरा मजमून जो है वो भी पास है। तो अब रिजल्ट में क्या आएगा आपका? देन मैथ में आपकी जो है वो सप्ली है, तो हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू MATH मैथ। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ब्रेक करके आप जो है ये
फॉर्मूला सारे नोट कर लीजिएगा साथ में। अच्छा जी, अब हमने कितने इफ लगा लिए, 1 2 3 4 इफ लगा लिए। पांचवा इफ लगाते हैं, इफ इंग्लिश भी पास है और मैथ भी पास है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो फेल है, तीसरा मजमून फेल कर रहे हैं हम। देन क्या होगा रिजल्ट में, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब हम लिखेंगे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में सप्ली है आप, ठीक है जी। 5 इफ लग गए हमारे, बाकी 3 बाकी हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में 8 जो है वो इफ लगेंगे। तो अगर हमारे 4 सब्जेक्ट होते तो फिर वही फार्मूला हम लगाते कि 2 की पावर n, 2 की ताकत n, 2 को जो है वो 4 दफा मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो 2 की पावर 10 हो जाएगी। इसी तरह से सवाल आप मालूम कर सकते हैं। अभी हमने 8 इफ लगाने थे, हमने 5 इफ लगा ली, 6 इफ लगाते हैं, एल्स इफ। अब जनाब क्या होगा कि इंग्लिश जो है वो फेल है, इंग्लिश इज लेस देन 33, और मैथ जो है वो भी लेस देन 33 है, फेल है वो भी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो पास है, कंप्यूटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी पहले 2 मजमून फेल हैं, तीसरा पास है। तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट में जनाब लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में सप्ली, कॉमा लगा के आप लिख दें कि जी मैथ में भी सप्ली, ये 2 चीजें लिखी आ जाएंगी। ये आपने 6 इफ लगा लिए। 7वां लगाते हैं, एल्स इफ। अब क्या होगा, इंग्लिश फेल है, मैथ जो है वो पास है, और कंप्यूटर जो है वो फेल है, यानी पहला फेल है और आखिरी फेल है, दरमियान वाला पास है। देन यानी इंग्लिश भी फेल, कंप्यूटर भी फेल, लेकिन मैथ पास है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, इंग्लिश और कंप्यूटर, रिजल्ट इज इक्वल टू इंग्लिश कॉमा कंप्यूटर। और आखिरी इफ लगाते हैं हम, एल्स इफ। अब जनाब क्या होगा, इंग्लिश तो पास है, इंग्लिश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, लेकिन मैथ और कंप्यूटर फेल है। मैथ एंड यहाँ पे लिखना था, एंड मैथ लेस देन 33, एंड जो कंप्यूटर है वो भी लेस देन 33। तो रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा कि जी मैथ में सप्ली है और कंप्यूटर में। ये जोड़े जो मैंने बनाए हैं ये आप अच्छी तरह से देख के नोट कर लीजिएगा, कोई भी जो आपने इफ लगाया है वो डुप्लीकेट ना हो, एक ही इफ को दोबारा नहीं लगाना वरना प्रोग्राम खराब हो सकता है। लास्ट में आज आप एंड इफ लिख दें। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश पूरा नहीं लिखा था, चलिए पूरा लिख लेते हैं। मैथ में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, इंग्लिश पूरा लिखने, मैथमेटिक्स पूरा लिखने, इस तरह से कर सकते हैं। हमने इफ बंद कर दिया। अब उसमें देखें इंग्लिश के मार्क्स बता दिए कहाँ से मिलेंगे, मैथ के मार्क्स बता दिए, कंप्यूटर के मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, रिजल्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब इन्हें पोस्ट करना है हमने लेबल्स में। वापस चलते हैं, इस लेबल में हमें रिजल्ट जो है वो पोस्ट करना है। तो रिजल्ट का हमने नाम लिखा था इस लेबल का LBL रिजल्ट। तो इस बटन में दोबारा चलते हैं और इसे बता देते हैं कि जी LBL रिजल्ट जो है वो बराबर है रिजल्ट नाम के वेरिएबल के। दैट्स ऑल। अब इसे बंद करते हैं, रन करते हैं। मैं कहता हूँ जी इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं, मैथ में 40 हैं, कंप्यूटर में 80 हैं। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, तीनों में वो पास है, क्योंकि तीनों में 33 से ज़्यादा मार्क्स है। अब अगर उसके इंग्लिश में 20 मार्क्स हो जाते हैं लेकिन बाकी दोनों में मार्क्स फिर भी अच्छे हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसे क्लिक करता हूँ कि जी इंग्लिश में सप्ली है आपकी। अब अगर इंग्लिश में भी सप्ली है और साथ में मैथ में भी सप्ली आ जाती है तो क्या होगा, इंग्लिश कॉमा मैथ। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैथ में सप्ली है और कंप्यूटर में भी सप्ली है लेकिन इंग्लिश पास है, तो इंग्लिश
पास होगा तो 30 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो आपका जो है वो मैथ और कंप्यूटर का जो है वो दिखा। अब इसमें मे भी इस तरह से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि मैसेज की जगह कम है और इसलिए वो सारा मैसेज नहीं दिखा रहा हमें। साइज बढ़ा देते हैं इसे। अब इसको दोबारा चल के चेक करते हैं कि जी इंग्लिश में तो पास है, मैथ में फेल है और कंप्यूटर में फेल है। तो रिजल्ट क्या होगा? मैथ और कंप्यूटर। पहले जो था वो इसका साइज थोड़ा था, कम था, इसलिए जो है वो हमें पूरा मैसेज नहीं शो हो रहा था। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ख्याल रख लेना है कि फॉन्ट का साइज हमारा बड़ा था और लेबल हमने छोटा लिया हुआ था, इसलिए वो जो है बाकी पूरा नहीं दिखा रहा था मैसेज। तो ये आज का आपका जो है वो ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के लेक्चर में और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बोरिंग नहीं लगा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन क्योंकि टॉपिक था तो इसलिए जो है ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।